हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोक गायन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। फोक म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके पहले महीने हमने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और जनजाति संबंधित नृत्य भी डिस्कस कर लिए। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोक गायन को डिस्कस करेंगे, है ना। लोकगीत भी बोलते हैं इसी को, लोक गायन भी बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या अपन, म्यूजिक, है ना। फोक म्यूजिक, FOLK, फोक म्यूजिक बोलेंगे। तो देखो दोस्तों, ये क्या होता है। सबसे पहले लोक गायन क्या होता है। लोकगीत लोगों के गीत है दोस्तों, जो लोक के गीत है, या लोक का मतलब होता है लोगों के गीत है, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है, लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोगों में प्रचलित लोक द्वारा रचित, सामान्यतः लोगों में प्रचलित लोक या लोगों के द्वारा रचित एवं लोगों के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत या लोक गायन कहा जाता है। इसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले निमाड़ अंचल के लोकगीत, फिर मालवा अंचल के, फिर बुंदेलखंड अंचल और बघेलखंड अंचल के देखेंगे दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, संत सिंगाजी भजन गायन या संत सिंगाजी लोक गायन किस क्षेत्र का है, निमाड़ क्षेत्र का है। निर्गुड़िया गायन किस क्षेत्र का है, निमाड़ क्षेत्र का है। मसाणिया गायन किस क्षेत्र का है, निमाड़ क्षेत्र का है। और कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का है, तो निमाड़ क्षेत्र का है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। भरथरी गायन कहां का है, मालवा का है। हीड गायन, सांझा गीत और मोपे गीत, ये मालवा का है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बुंदेलखंड का है बम्बुलिया या भोला गीत, बम्बुलिया गायन या भोला गीत कहां का है, बुंदेलखंड का है। लमटेरा गायन कहां का है, बुंदेलखंड का है। आल्हा गायन और बेरायटा गायन कहां का है। और फाग गीत और बसदेव गायन ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसको डिटेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लगे रहें वीडियो पे। बघेलखंड का है वीरहा गायन, घोटुल पाटा कहां का है, बघेलखंड का है। पांडवानी गीत बघेलखंड छत्तीसगढ़ तरफ का है। देवरी गायन और बांस गीत कहां का है, बघेलखंड का है। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चार्ट में आप इसी को यहीं से याद कर लीजिए, क्योंकि अपने को वनडे एग्जामों में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का है, निमाड़ क्षेत्र का है ना। सांझा गीत किस क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र का है। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन देखेंगे तो सबसे पहले आता है संत सिंगाजी भजन गायन। तो संत सिंगाजी नामक एक संत हुए थे दोस्तों 15वीं सदी में संत सिंगाजी नामक एक संत हुए थे। संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे, पूछा जाता है निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। तो इनके नाम से भजन गाए जाते हैं। निमाड़ अंचल में प्रचलित क्षेत्र है, इनका क्वेश्चन आ सकता है। संत सिंगाजी भजन गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है, निमाड़ क्षेत्र में। और गायन शैली कैसी है, तो उच्च स्वर में एकल और सामूहिक गायन शैली है। उच्च स्वर में एकल और सामूहिक गायन शैली है। शुभ अवसर पर गाया जाता है ये। और विषय क्या है इसका, गृहस्थी जीवन, कृषि व पशुपालन से संबंधित गायन है दोस्तों। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाने के लिए और कृषि और पशुपालन से संबंधित गायन है, ये याद रखना है। 15वीं सदी में निर्गुड़ी संत कवियों में सबसे अग्रणी संत रहे हैं संत सिंगाजी। इनके भजनों को समुच्चय निर्माण एवं मालवा के कुछ हिस्से में भी गाया जाता है दोस्तों। मालवा के कुछ हिस्से में भी गाया जाता है, लेकिन स्पेशल पूछेगा संत सिंगाजी भजन गायन कहाँ का है, तो निमाड़ क्षेत्र का है। अगला निर्गुड़िया गायन देखेंगे। निर्गुड़िया गायन कहाँ का करके पूछा जाता है दोस्तों, है ना। निर्गुड़िया गायन कहाँ का करके पूछेगा। निर्गुड़िया गायन शैली कहाँ का है, तो निमाड़ अंचल का याद रखना है। संपूर्ण निमाड़ अंचल में गाया जाता है ना। एकल और सामूहिक शैली है ये भी, एकल और सामूहिक शैली। इसका अवसर क्या है, तो किसी भी अवसर पर साधु एवं भिक्षुओं के द्वारा गाया जाता है। साधुओं एवं भिक्षुओं के द्वारा गाया जाता है। कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों पर गायन है ये, है ना। कबीर, सूरदास का हो गया सूर, कबीर हो गया सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रौदास दादू, ब्रह्मानंद आदि कवियों के भजन काफी लोकप्रिय थे। उनके अवसर पर निर्गुड़िया गायन शैली गाया जाता है, याद रखना है। भक्ति पदों का गायन है एक प्रकार का। निर्गुड़िया गायन कहाँ का है, पूछेगा निमाड़ अंचल का है। अगला है मसाणिया गीत। माँ से मसाणिया और माँ से मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है ये। संपूर्ण निमाड़ अंचल में गाया जाता है। सामूहिक गायन है, सब लोग मिलकर गाते हैं, है। और मृत्यु गीत है, मृत्यु पर गाया जाता है। अवसर कब, मृत्यु होने पर गाया जाता है, मृत्यु गीत है। और विषय वस्तु आत्मा की अमरता के लिए गाया जाता है। मसाणिया इसका एक और नाम है कायखो गीत भी बोलते हैं इसको, कायखो गीत।
कायखो गीत, इसका एक और नाम क्या मिलता है मसाणिया का? कायखो गीत इसका ही नाम है ना। निमाड़ अंचल क्षेत्र में गाया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की अमरता को लोक मान्यता के चलते इस गीत का गायन होता है, इसलिए मसाणिया या कायाखो गीत कहते हैं। गीत में आत्मा को दुल्हन और शरीर को दूल्हा के रूप में माना गया है, इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे कलगी तुर्रा, इंपॉर्टेंट है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा निमाड़ अंचल का है। कलगी तुर्रा कहाँ का है? निमाड़ अंचल का है ना। थाप चाग की थाप पर कलगी तुर्रा गाया जाता है। चाग की थाप पर कलगी तुर्रा गाया जाता है दोस्तों। यह गायन शैली का प्रचार एक कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक, निमाड़ हो गया, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, कलगी तुर्रा गायन और मंडालिया अभी भी मौजूद है। लेकिन अपने को पूछेगा कलगी तुर्रा कहाँ का है तो अपने को निमाड़ लगाना है। वाद विवाद लोक गायन शैली है दोस्तों, ये वाद विवाद लोक गायन शैली है। रात के समय गाए जाने वाला लोकगीत है ये कलगी तुर्रा। घटनाओं पर आधारित लोकगीत है कलगी तुर्रा, घटनाओं पर आधारित लोकगीत है। इसके दो उस्ताद इंपॉर्टेंट है, एक तो सुमेर सिंह और दूसरा है मसाराम। सुमेर सिंह और मसाराम दो उस्ताद हैं दोस्तों, इसके उस्ताद, इस गीत के उस्ताद है कलगी तुर्रा गीत के उस्ताद। दो उस्तादों के नाम सामने आते हैं, एक तो सुमेर सिंह और मसाराम, सुमेर सिंह और मसाराम, सुमेर सिंह और मसाराम। कलगी दल शक्ति और तुर्रा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है ना, बड़ा बताने की कोशिश करता है। ये कलगी तुर्रा में जो होता है, कलगी दल शक्ति को और तुर्रा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है दोस्तों, इतना याद रखना है। तो इतने थे अपने निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन इतने थे। इसके अलावा एक दो और हैं जो बता देता हूं मैं। निमाड़ क्षेत्र का एक और है दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र का एक और है जिसका नाम है नागपंथी गायन। नागपंथी गायन इंपॉर्टेंट है। निमाड़ क्षेत्र का नागपंथी गायन यहाँ सुबह के समय गाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु प्रातः गोरखा की गाथा, कबीर के पद और भरथरी गायन से संबंधित होते हैं। निमाड़ अंचल क्षेत्र में प्रचलित है नागपंथी गायन। अब बात करेंगे अपन मालवा क्षेत्र के लोक गायन। मालवा क्षेत्र के देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया दोस्तों अभी ये वाला कलगी तुर्रा, यहाँ पे मैंने बताया था शिव और पार्वती है ना, शिव और पार्वती की साधना के लिए भी गाया जाता है। इसमें मैंने बताया था ना कलगी दल शक्ति को यानी पार्वती को और तुर्रा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है, यानी शिव और पार्वती की साधना में गाया जाता है। कलगी तुर्रा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे मालवा अंचल के लोक गायन। देखिए दोस्तों मालवा में सबसे पहले आता है भरथरी गायन, इंपॉर्टेंट है। मालवा क्षेत्र का पूछा जाएगा कहाँ का है करके, तो मालवा का है। प्रातः काल में गाया जाता है। राजा भरथरी और रानी पिंगला का वियोग वर्णन मिलता है इसमें। राजा भरथरी और पिंगला, रानी पिंगला का वियोग वर्णन मिलता है। गायन शैली कैसी है ये, तो एकल और सामूहिक गायन शैली है, यानी एकल भी है और सामूहिक गायन शैली भी है ना। सुबह के समय नागपंथी लोगों द्वारा गाया जाता है। मालवा में नागपंथी संप्रदाय के लोग चिंकारा व भरथरी कथा गायन करते हैं। भरथरी गायन कहाँ का पूछेगा, मालवा का, इतना याद रखना है। हीड गायन ये मालवा अंचल का है। श्रवण के महीने में गाया जाता है दोस्तों, श्रवण के महीने में हीड गायन गाया जाता है। श्रवण के महीने में बिना वाद्य यंत्र के समूह में गाए जाने वाला लोकगीत हीड गायन है। मालवा क्षेत्र में श्रवण के महीने में बिना वाद्य यंत्र के समूह में गाए जाने वाला लोकगीत हीड गायन है। हीड गायन अहीरों के अवदान परक लोक आख्यान है, जिसे कृषि संस्कृति की आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 11 माता की कथा व कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन इसमें मिलता है। 11 माता की कथा और कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। वही तो मैंने बताया, कृषि है ना, कृषि संस्कृति की आंतरिक परतों पर सूक्ष्म वर्णन मिलता है। और ये गायन शैली कैसी है, तो एकल और सामूहिक, यानी अकेले भी गाते हैं और सामूहिक भी है। हीट गायन कहाँ का पूछेगा, मालवांचल का। सांझा गीत इंपॉर्टेंट है। सांझा गीत दोस्तों मालवा की परंपरा गायन पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं होता। यह युवा लड़कियों के समूह द्वारा गाए जाने वाला गीत है। युवा लड़कियों के समूह द्वारा गाए जाने वाला गीत है। यह पितृपक्ष के दौरान संध्या काल में सांझा पर्व के अवसर पर गाया जाता है।
है ना। तो मालवा अंचल का है पितृपक्ष के शाम के समय, पितृपक्ष में शाम के समय गाया जाता है। और गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर सांझा बनाकर, है ना, गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर सांझ बनाकर विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु है। गायन शैली कैसी है, तो महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत है सांझा गीत, इंपॉर्टेंट है ना। सांझा गीत पूछेगा, मालवांचल का है पितृपक्ष के समय, ये इंपॉर्टेंट है, पितृपक्ष के समय ये इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला है, ये महिलाओं के द्वारा। अगला है मोपे गायन। मोपे गायन मालवांचल का है दोस्तों, बसंत पंचमी में गाया जाता है। ये बसंत पंचमी अवसर कौन सा है, बसंत पंचमी में गाया जाता है। सरस्वती माता की आराधना की जाती है इस गायन शैली में, और ये सामूहिक गायन शैली है। कैसी है, सामूहिक गायन शैली है, ये याद रखना है बस। तो मालवा अंचल के कौन से इंपॉर्टेंट है, भरथरी गायन मैंने बता दिया, डायरेक्ट पूछेगा भरथरी गायन कहाँ का है, मालवा का है। उसके बाद है सांझा गीत, इंपॉर्टेंट है, सांझा गीत मालवा अंचल का है। मोपे गायन मालवा अंचल का है, मोपे गायन कहाँ का है, मालवा अंचल का है। हीट गायन कहाँ का है, मालवा अंचल का है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट है ना, इतने ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस मालवा अंचल का बस। और ये निर्गुड़िया गायन नहीं है क्या, ये निमाड़ और मालवा दोनों में प्रचलित है। निर्गुड़िया गायन निमाड़ और मालवा दोनों में प्रचलित है, लेकिन अपने को अगर क्वेश्चन आएगा निर्गुड़िया भजन शैली तो निमाड़ क्षेत्र ही लगाना है, निमाड़ क्षेत्र ही लगाना है, याद रखना है। लेकिन मालवा के कुछ हिस्से में भी गाया जाता है। तो ये समझ में आ गया, मालवा अंचल के याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन अब डिस्कस करेंगे हम। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के देखते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र के, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन में सबसे पहले आता है दोस्तों भोला गीत। इसे ही बम्बुलिया गायन भी बोलते हैं, इसे ही लमटेरा गीत भी बोलते हैं। लमटेरा गीत ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। अवसर शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के समय गाए जाने वाला गीत है, ये गायन शैली है। शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के बीच के समय गाए जाने वाली शैली है। शिव और शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन गीत है दोस्तों ये। शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती की भक्ति से संबंधित भजन गीत है ये। शिव भगवान शंकर, शिव और शिव और शक्ति यानी माता पार्वती की भक्ति से संबंधित भजन गीत है। गायन शैली कैसी है, तो बिना वाद्य यंत्र के स्त्री और पुरुष में प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। प्रश्न पूछते हैं फिर उत्तर देते हैं, प्रश्न उत्तर शैली में गाया जाता है, प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। बम्बुलिया बासे बुंदेलखंड याद रखना है। इसे ही भोला गीत भी बोलते हैं, इसे ही भोला गीत भी बोलते हैं, और इसी का नाम लमटेरा गीत भी है। बम्बुलिया बुंदेलखंड की धार्मिक परंपरा के मधुर गीत है, जिसे लमटेरा गीत भी कहा जाता है, इसे लमटेरा गीत भी कहा जाता है। यह बिना वाद्य यंत्र के श्रवण मास में शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। यह स्त्री पुरुष के बीच प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, ये याद रखना है, पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अपन आल्हा गायन की दोस्तों। आल्हा गायन इंपॉर्टेंट है। आल्हा उधल, तो आल्हा का नाम तो सुना होगा आपने दोस्तों। आल्हा गायन कहाँ का है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा, तो ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है आल्हा गायन। तो आला और उधल का नाम तो सुना होगा दोस्तों तुमने, आला और उदल का नाम तो सुना होगा। ये आला और उदल दोनों महोबा आता है दोस्तों, महोबा के वीर योद्धा थे दोस्तों, महोबा के वीर योद्धा थे। कहाँ के योद्धा थे करके क्वेश्चन आता है, महोबा के वीर योद्धा थे दोस्तों। आल्हा खंड जगनिक ने लिखी है दोस्तों, आल्हा खंड इन्हीं के नाम पे आल्हा खंड जगनिक ने लिखी है। जगनिक, आल्हा खंड नामक जो काव्य है उसे जगनिक नाम का राइटर है, जगनिक ने लिखे हैं दोस्तों आल्हा खंड। और जगनिक चंदेल शासक परमार्दी देव के समकालीन दरबार में कवि थे दोस्तों। ये जगनिक जो थे ये कहाँ पे थे, ये जगनिक चंदेल शासक परमार्दी देव के समकालीन दरबार में कवि थे, ऐसा क्वेश्चन आता है। जगनिक किसके दरबार में थे, तो चंदेल शासक परमार्दी देव के समकालीन दरबार में कवि थे। और आला खंड की रचना किसने की, तो आला खंड की रचना जगनिक ने की थी। अब हम बात कर रहे थे आला गायन की दोस्तों। तो आला गायन बुंदेलखंड के मुख्य रूप से विश्व का सबसे लंबा गायन है दोस्तों, बुंदेलखंड का है, और विश्व का सबसे लंबा गायन यही है आला गायन।
अवसर प्रातः वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। ये अवसर कब है? वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। वीर रस प्रधान है दोस्तों ये, वीर रस, क्योंकि इसमें वीर यानी वीर रस प्रधान है, यानी वीरता की बात की गई है ना दोस्तों इसमें। इसको गाने के बाद हिम्मत, ताकत, साहस, वीरता की बात आती है इसमें, इसलिए वीर रस प्रधान है। और महोबा के आला और उदल की वीर गाथा गाई जाती है। इन योद्धाओं की वीर गाथाओं को इसमें गाया जाता है। इन महोबा के आला और उदल दो वीर योद्धा थे दोस्तों। महोबा के वीर योद्धा थे आला और उदल, है ना। वो दोनों किसके समकालीन थे? परमारदी देव के दरबार में योद्धा थे दोस्तों। परमारदी देव के दरबार में योद्धा थे आला और उदल, तो उनकी वीर गाथा गाई जाती है इसमें आला गायन में दोस्तों। गायन शैली कैसी है? तो एकल है और सामूहिक गायन शैली है। उच्च स्वर सहित गाया जाता है, चिल्ला के ऊंचे स्वर में गाया जाता है, इसको याद रखना है, ऊंचे स्वर में, है ना। प्रसिद्ध आला गायन के बच्चा सिंह और चंद्रभान प्रसिद्ध है दोस्तों। चंद्रभान प्रसिद्ध है। एक तो बच्चा सिंह का नाम आता है, दूसरा चंद्रभान का प्रसिद्ध आता है। ये दोनों प्रसिद्ध आला गायन गीत के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार है बच्चा सिंह और चंद्रभान सिंह, प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध आला गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनके नाम याद रखना है, बच्चा सिंह और चंद्रभान प्रसिद्ध कलाकार हैं। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया दोस्तों आला गायन, है ना। आला की रचना लोक कवि जगनिक ने लगभग 1000 वर्ष पहले की थी। अब बात करेंगे अपन बेरायता गायन दोस्तों। बेरायता गायन बुंदेलखंड क्षेत्र का है, इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन आता है। बेरायता गायन किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक गायन है। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। ये धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। महाभारत की कथाएं इसमें गाई जाती है दोस्तों, है ना। महाभारत की कथाएं गाई जाती है। बेरायता गायन बुंदेलखंड का है। गायन शैली देखेंगे तो संवाद कथा गायन शैली है। ये एक प्रकार की संवाद कथा गायन शैली, है ना। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से बेरायता गायन गाया जाता है। बेरायता गायन प्रातः धार्मिक त्योहारों और रात्रि बेला में गाया जाता है। यह मुख्य रूप से गायन शैली है जिसे महाभारत मैंने बताया है ना, जिसे महाभारत, रामायण, लोक नायकों और ऐतिहासिक चरित्र की गाथा एवं प्रसंगों का गायन होता है। इसमें प्रसंगों का गायन होता है। बेरायता गायन बुंदेलखंड का, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन फाग गायन, इंपॉर्टेंट है। फाग गायन कहाँ का है? बुंदेलखंड का है दोस्तों। फाग गायन पूछा जाता है कहाँ का है? फाग कहाँ गाया जाता है? फाग गायन कहाँ का है? बुंदेलखंड का है फाग गायन, है ना। फाग गायन बुंदेलखंड का है। मुख्यतः अवसर होली के अवसर पर फाग गाया जाता है। होली के अवसर पर फाग गाया जाता है दोस्तों, है ना। फाग गायन होली के अवसर पर होता है। फाल्गुन माह के पहले ही समूचे बुंदेलखंड में फाग गायन शुरू हो जाता है, जो रंग पंचमी तक चलता है। फाग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है ठाकुर फाग, दूसरा ईसुरी फागे और तीसरा राई फागे। फाग 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ठाकुर फाग, ईसुरी फाग और राई फागे। तो फाग गायन 3 प्रकार का है, ठाकुर फाग, ईसुरी फाग और राई फाग। तो ठाकुर फाग क्या है? तो जिराई खेल के साथ एच के आकार में ढोलक व मजीरा के साथ गाया जाता है ना। जिराई खेल के साथ, जिराई खेल होता है दोस्तों एक, है ना। इसको ऐसे ही याद रखना है बस। जिराई खेल के साथ एच के आकार में ढोलक व मजीरा के साथ गाया जाता है। चौकड़ी में गाया जाता है ये चौकड़ी। ईसुरी की फागे कहाँ गाई जाती करके आता है क्वेश्चन। ईसुरी की फागे बुंदेलखंड में प्रचलित है और ये चौकड़ी में गाई जाती है। और राई फाग जो है राई नृत्य के साथ गाई जाती है। राई फाग जो है राई नृत्य के साथ गाई जाती है दोस्तों। राई नृत्य के साथ गाई जाती है, इतना ही पूछा जाता है बस। फाग गायन, है ना। फाग गायन कहाँ का पूछेगा तो फाग गायन है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक गायन है फाग गायन, है ना। ईसुरी की फागे कहाँ गाई जाती है पूछेगा। ईसुरी की फागे बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखें। ठाकुर फाग पूछेगा तो जिराई खेल में एच के साथ, एच आकार के ढोलक और मजीरा के साथ चौकड़ी में गाई जाती है ईसुरी की फागे और राई नृत्य के साथ गाया जाता है फाग, है ना। राई फाग। फाग 3 प्रकार के होते हैं, कभी पूछा ठाकुर फाग, ईसुरी फाग, राई फाग। बुंदेलखंड क्षेत्र का फाग गायन। तो ये समझ में आ गया। अपन ने इतने पढ़े बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन में कौन से इंपॉर्टेंट थे? आला गायन इंपॉर्टेंट है, भोला गीत इंपॉर्टेंट है जिसे बम्बुलिया भी कहते थे। बेरायता गायन पढ़ लिया अपन ने, बेरायता गायन, है ना। बेरायता गायन। उसके अलावा एक और है दोस्तों देवरी गीत।
वासी भी बोलते हैं उसको, देवासी गायन, उसको देवरी गीत भी बोलते हैं, देवरी गीत, देवरी गीत। ये कहाँ पे, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। देवरी गायन देवरी गायन दो हो केंद्रित होता है दोस्तों, है ना, इतना ही याद रखना है। इससे देवरी गायन नृत्य के परंपरागत ये है। दिवाली के अवसर पर ग्वाला के द्वारा गाया जाता है देवरी। बस अब बात करते हैं अपन आगे, बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन डिस्कस करेंगे। बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन कौन से हैं ये देखेंगे। बघेलखंड, है ना, सबसे पहले आता है दोस्तों वीरहा या वीरहा भी बोलते हैं इसको, वीरहा गायन। वीरहा गायन ये बघेलखंड में क्षेत्र में प्रचलित लोक गायन है। ये सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाया जाता है। सुनसान जगह पर किसी ऊंचे ढीले यानी ढेर के ऊपर ढीले पर बैठकर गाया जाता है। श्रृंगार वीरहा गीत है दोस्तों, ये श्रृंगार रस प्रदान है इसमें, है ना, श्रृंगार वीरहा गीत है। और ये सवाल जवाब गायन शैली है। किस प्रकार की है ये, सवाल जवाब। बुंदेलखंड में वीरा गायन परंपरागत लगभग सभी जातियों में पाई जाती है। वीरा गीत प्रातः खेल, जंगल या खलियानों में काम करते हुए सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। यह गीत श्रृंगार रस से पूर्ण रूप वीरहा वाले होते हैं। वीरहा वाले होते हैं। वीरहा गायन पूछेगा, वीरहा गायन या वीरा गायन बघेलखंड क्षेत्र का है, इतना याद रखना है। श्रृंगार रस वाला है, ये याद रखें, है ना। आगे बात करेंगे अपन बसदेवा गायन, या इसको हर बोले गीत भी बोलते हैं। बसदेव गायन, बसदेवा गायन या बसदेवा गायन, है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बघेलखंड क्षेत्र में बसदेवा बघेलखंड का एक पारंपरिक गायन समुदाय है, जिसे हर बोले भी कहा जाता है। श्रवण कुमार की कथा गायन करने का कारण इन्हें समरण गायन भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। इसको एक और नाम है सरमन गायन भी कहा जाता है। क्यों? श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इसे समरण गायन भी कहा जाता है। बसदेव रामायण कथा, कर्ण कथा और मोर ध्वज कथा, गोपीचंद, भरथरी, भोले बाबा आदि लोक गायक की चरित्र कथा गाई जाती है। तो ये पूछेगा तो बघेलखंड क्षेत्र का है। हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष गाया जाता है। श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा और कर्ण कथा आदि सब इसमें सम्मिलित होती है। सामूहिक गायन शैली है, एक प्रकार की ये सामूहिक गायन शैली है, याद रखना है। अगला है दोस्तों पांडवानी गीत। शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट क्षेत्र तरफ गाया जाता है, खासकर शहडोल और अनूपपुर तरफ, है ना। ये पांडवानी गीत छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का लोकगीत है एक प्रकार से, छत्तीसगढ़ का है। पांडवानी गीत इंपॉर्टेंट है। पांडवानी गीत पूछा जाता है बहुत बार। पांडवानी गीत छत्तीसगढ़ प्लस पूर्वी मध्य प्रदेश का तीजन बाई पांडवानी गीत की प्रसिद्ध कलाकार है। रितु वर्मा भी पांडवानी गीत की गायिका है ना। देखो एक तीजन बाई का नाम आता है, रितु वर्मा का नाम भी आता है, रितु वर्मा का नाम भी आता है, रितु वर्मा। और एक और है झाड़ू देवगन। तीन लोगों का नाम याद रखो, तीजन बाई, झाड़ू देवगन और रितु वर्मा, है ना, ये तीनों का नाम। तो देखते हैं शहडोल और अनूपपुर यानी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ याद रखना है। अवसर अधिकतम शाम के समय आयोजित किया जाता है। पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है इसमें। इससे विषय वस्तु क्या है? पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है ये, उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है। तीजन बाई, रितु वर्मा और झाड़ू देवगन इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, याद रखना है पांडवानी गीत के। अगला है घोटुल पाठा गीत। घोटुल पाठा गीत मुंडिया आदिवासी क्षेत्र में ज्यादातर के होता है दोस्तों। ये मुंडिया नामक जनजाति जो है आदिवासी क्षेत्र ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बघेलखंड तरफ मिलती है। मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है घोटुल पाठा गीत। आत्म शांति के लिए गाया जाता है। विषय वस्तु कैसी है इसकी? आत्म शांति के लिए गाया जाता है। बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली है ये, बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली है, याद रखना है। गोठुल पाठा गीत मुंडिया आदिवासी क्षेत्र कहाँ का है पूछेगा तो बघेलखंड का है,
बघेलखंड का याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे देवरी। देवरी तो ये बघेलखंड, बुंदेलखंड और सतपुड़ा, इसीलिए मैंने जब यहाँ पे बताया था आपको, है ना। ये दोहा गायन कृष्ण भक्त पर आधारित है। दोहा दोस्तों, दोहा गायन कृष्ण भक्त पर आधारित है। प्रातः अहीर हो गया, यादव हो गया, ग्वाल जाति द्वारा गाया जाता है। अहीर, यादव, ग्वाल जाति द्वारा गाया जाता है देवरी गायन, है ना, याद रखना है। अगला है दोस्तों विदेशिया गायन। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का गायन है, इंपॉर्टेंट है। गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलने का वर्णन होता है। नायक, हीरो और हीरोइन, यानी नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलने का वर्णन होता है। इस गायन में गडरिया, कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। इस गायन में गडरिया, कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको समझ में आ गया ये लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के लोक गायन डिस्कस किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कौन सा गीत किस क्षेत्र का है, इसलिए याद रखना है निमाड़ क्षेत्र के कौन से हैं, है ना, मालवा क्षेत्र के कौन से हैं, इनको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक से कब तक याद रखोगे दोस्तों, बिना ट्रिक के याद रखो, 10 बार पढ़ो, उसको सब याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाता है ना। तो ये देखो बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, कौन सा कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। जैसे फाग गायन कहाँ पे, कहाँ का है, ईसुरी की फागे कहाँ का है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। या सांझा गीत कहाँ का है, ऐसा क्वेश्चन आता है। या निर्गुड़िया या कलगी तुर्रा गायन किस क्षेत्र का है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो बस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के गायन को डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के क्या डिस्कस करने वाले हैं, लोक नाट्य को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।